देखिए हमने आपको एमआरएनए का बनना बता दिया था। एमआरएनए जो सबसे पहले बनता है वो हेट्रोजीनियस एमआरएनए होता है, क्योंकि इसमें कोडिंग के संग कुछ नॉन कोडिंग पार्ट भी हैं। कोडिंग पार्ट को एक्सॉन कहा और नॉन कोडिंग पार्ट को इंट्रॉन्स कहा। तो एक्सॉन और इंट्रॉन्स दोनों हैं, इसलिए इसे कहते हैं हेट्रोजीनियस आरएनए। इसी समय हेट्रोजीनियस आरएनए में कैपिंग और टेलिंग भी होती है। मतलब इसके 5 डेज पे कैप लगेगी और 3 डेज पे टेल। तो कैपिंग और टेलिंग में क्या लगता है, 5 डेज पे जो इसमें कैपिंग होती है उसमें आपके अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाते हैं। अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड में मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट 5 डेज पे जुड़ जाता है, इसे कहते हैं कैपिंग। और इसी समय ये 3 डेज पे 200 से 300 रेसिड्यू होते हैं एडिनिलेट के। किसके? एडिनिलेट आपके एडिनिलेज एंजाइम होता है। 2 से 300 रेसिड्यू एडिनिलेज एंजाइम मतलब एडिनिलेट के मॉलिक्यूल रेसिड्यू 3 डेज पे ऐड हो जाते हैं, इसे कहते हैं टेलिंग। तो ये आपकी जिस समय हेट्रोजीनियस एमआरएनए बनता है तभी उसकी कैपिंग और टेलिंग भी हो जाती है। कैपिंग में मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ जाएगा 5 डेज एंड पे। टेलिंग में 200 से 300 रेसिड्यू एडिनिलेट के जुड़ जाएंगे 3 डेज पे टेलिंग के फॉर्म में। तो इस तरीके से ये आपके बन जाएगा हेट्रोजीनियस एमआरएनए। अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो चेंज होता है उसे कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जिसमें क्या होगा, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग होगी, हमने आपको समझाई थी, जिसमें नॉन कोडिंग पार्ट को हटा दिया जाएगा और कोडिंग पार्ट को जोड़ दिया जाएगा। तो ये कैसे करते हैं? ये नॉन कोडिंग पार्ट को हटाएंगे रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज एंजाइम की हेल्प से। रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज एंजाइम जो इनको काटता चला जाएगा, और जो कोडिंग पार्ट है वो आपके लाइगेज की प्रेजेंस में जुड़ जाएंगे। भाई नॉन कोडिंग पार्ट हटेंगे तो मान लीजिए ये नॉन कोडिंग पार्ट हटा, फिर ये कोडिंग, फिर नॉन कोडिंग हटा, फिर ये कोडिंग, नॉन कोडिंग हटा, फिर ये कोडिंग। तो नॉन कोडिंग पार्ट बने, हट गए, इंट्रॉन्स हट गए, तो यहाँ पे कोडिंग पार्ट को जोड़ेगा कौन? इन्हें जोड़ने का काम करेगा लाइगेज एंजाइम, जिससे मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। मॉलिक्यूल को जोड़ने वाली ग्लू, गोंद। तो डीएनए लाइगेज होगा जो आपके लाइगेज एंजाइम होगा जो आपके एक्सॉन्स को आपस में जोड़ देगा। तो इस तरीके से कैपिंग और टेलिंग होगी और ये स्प्लाइसिंग होगी, जिससे कि ये एमआरएनए फंक्शनल एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। हेट्रोजीनियस एमआरएनए फंक्शनल एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये न्यूक्लियस के बाहर आ जाएगा। तो ये आपका सारा प्रोसेस होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। क्लियर? आगे आप अब देखिए, न्यूक्लियस के अंदर जो आपके फंक्शनल एमआरएनए बना वो अब न्यूक्लियस के बाहर आ जाएगा। ये आ गया आपके फंक्शनल एमआरएनए, ये आ गया जिसमें ये कैपिंग है, टेलिंग है और केवल एक्सॉन्स है, मतलब कोडिंग पार्ट। क्लियर?
अब ये जो न्यूक्लियस के बाहर आता है ना एमआरएनए, किसकी इंफॉर्मेशन लेके आया है? पॉलीपेप्टाइड चेन की इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन? पॉलीपेप्टाइड चेन की इंफॉर्मेशन लाया है। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो इनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक, तो ये अमीनो एसिड्स हैं। आप सुनिए, कौन सी पॉलीपेप्टाइड चेन बननी है उसकी इंफॉर्मेशन लेके आया है ये फंक्शनल एमआरएनए। और उस पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं? आपके कौन कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं और किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है? कौन कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं और किस सीक्वेंस में प्रेजेंट हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन लेके आया है कौन? ये आपका ये लेके आया है एमआरएनए। ठीक, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन लेके आया है? एमआरएनए की मैम सीक्वेंस और कौन कौन से अमीनो एसिड इसके लिए चाहिए और किस सीक्वेंस में चाहिए, ये इंफॉर्मेशन लेके आया है एमआरएनए, फंक्शनल एमआरएनए। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि ये वाला अमीनो एसिड पहले चाहिए, फिर ये बाद में चाहिए, फिर ये बाद में चाहिए, तो ये सीक्वेंस में और इन अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन लेके आया है। क्लियर? अब जो ये इंफॉर्मेशन आती है ना, ये आती है कोड वर्ड के फॉर्म में। एमआरएनए के पास ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन की इंफॉर्मेशन होती है, ये किसके फॉर्म में होती है? कोड वर्ड के फॉर्म में होती है, जिसे कहते हैं जेनेटिक कोड। ठीक, अब आपको मालूम है भाई एमआरएनए बना है तो नाइट्रोजन बेस ही तो होंगे, बेस पेयर ही तो होंगे, न्यूक्लियोटाइड से ही तो बना है आपके। जैसे ये एमआरएनए है, इसमें ये हो गया, जी हो गया, सी हो गया, यू हो गया, टी हो गया, टी तो नहीं होगा, ये जी हो गया, फिर सी हो गया, ऐसे ही तो इंफॉर्मेशन होगी ना भाई। डीएनए से जो बना था तो डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर एमआरएनए पे आ गए ना, तो ये बेस पेयर के फॉर्म में तो इंफॉर्मेशन होगी, इनको हम न्यूक्लियोटाइड ही तो कहते हैं। तो देखिए, तो ये जो कोड वर्ड है, जेनेटिक कोड जिसे कहा है, ये कोड वर्ड आपकी इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। तो ये आपके किस तरीके से होते हैं जेनेटिक कोड, आज हम आपको वो बताएंगे। तो मेन चीज है, ये जो आपके बेस पेयर है, तीन तीन बेस पेयर मिलके, तीन तीन बेस पेयर मिलके से 1 2 3, ये तीन बेस पेयर मिलके एक जेनेटिक कोड बनाते हैं। ऐसे 1 2 3, तीन बेस पेयर मिलके एक जेनेटिक कोड बनाते हैं। 1 2 3 ये जेनेटिक कोड, 1 2 3 ये जेनेटिक कोड। तो एमआरएनए पे जो इंफॉर्मेशन है वो कोड वर्ड के फॉर्म में है, इस कोड वर्ड को कहते हैं जेनेटिक कोड। और तीन तीन बेस पेयर मिलके एक जेनेटिक कोड बनाते हैं, इसलिए इस जेनेटिक कोड को हम ट्रिपलेट, इस जेनेटिक कोड को हम ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। ट्रिपलेट कोडॉन। ठीक, क्यों कहा है ट्रिपलेट कोडॉन? क्योंकि तीन तीन बेस पेयर मिलके, मान लीजिए AUG, ये तीन बेस पेयर मिले, एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन, ये मिलके एक कोडॉन बना रहे हैं, एक कोडवर्ड बना रहे हैं। तो एक कोडवर्ड एक अमीनो एसिड को डिटरमिन कर रहा है। तो एक अमीनो एसिड को डिटरमिन करने के लिए जो कोड वर्ड है वो तीन बेस पेयर से मिलके बना है, इसलिए इसे बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। क्लियर?
तो इस तरीके से अगर हम कहें कि कोई पॉलीपेप्टाइड चेन में 9 अमीनो एसिड है, मान ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें 9 अमीनो एसिड है, तो कितने आपके बेस पेयर होंगे, कितने कोडॉन होंगे? 9 अमीनो एसिड है तो 9 ही कोडॉन होंगे ना, कोडवर्ड भी 9 होंगे, इनको हम कोडॉन भी कहते हैं, कोडवर्ड को जेनेटिक कोड या कोडॉन या कोडवर्ड, ठीक है। तो 9 अमीनो एसिड है तो 9 ही कोडॉन होंगे। और अभी हमने आपको बताया एक कोडॉन 3 बेस पेयर से मिलके बना है। मान लीजिए एक कोडॉन हो गया AUG, दूसरा हो गया GCA, तीसरा हो गया CCA। तो इस तरीके से 9 कोडॉन के लिए ये बेस पेयर होंगे। और आपको मालूम है 3 बेस पेयर मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं। तो बताइए 9 अमीनो एसिड के लिए इस पूरे mRNA में कितने बेस पेयर होंगे? 9 अमीनो एसिड के लिए कितने बेस पेयर होंगे? 27। 27, क्योंकि 9 एक बेस पेयर, सॉरी, एक अमीनो एसिड के लिए एक कोडॉन, और एक कोडॉन 3 बेस पेयर से मिलके बना है, तो 9 कोडॉन के लिए 9 × 3 27 बेस पेयर होंगे। आ गया चीज समझ में? अगर किसी mRNA में 90 बेस पेयर हैं, तो बताइए उसके पास पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने अमीनो एसिड होंगे? बोलिए, अगर किसी mRNA पे 90 बेस पेयर हैं, तो वो mRNA जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, उस पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने अमीनो एसिड होंगे? 30 अमीनो एसिड। आ गया सबको ये चीज समझ में? क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो ये हुआ आपके ट्रिपलेट कोडॉन। अब देखिए हम आपको इसके बताएं। देखिए बेटा, जेनेटिक कोड जो है इंफॉर्मेशन किसके ऊपर है? mRNA के ऊपर। और इसकी इंफॉर्मेशन से पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, मतलब प्रोटीन, ठीक है। और ये कहाँ बनेगी? राइबोसोम में। प्रोटीन कहाँ बनेगी? राइबोसोम में आपके, ठीक है। तो जिस सीक्वेंस में आपके कोड वर्ड होंगे, उसी सीक्वेंस में अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन बनती चली जाएगी। तो इस जेनेटिक कोड को खोजा था नीरेनबर्ग और खुराना ने। इन्होंने ही आपके जेनेटिक कोड को डिस्कवर किया था। नीरेनबर्ग और खुराना थे ये जिन्होंने जेनेटिक कोड को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो जेनेटिक कोड हैं वो आपके अमीनो टाइप ऑफ अमीनो एसिड और उसके सीक्वेंस को डिटरमिन करते हैं, ठीक। अब देखिए मेन चीज है, आपको मालूम है 20 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं जो आपके प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। 20 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। और इन 20 टाइप के अमीनो एसिड को डिटरमिन करने के लिए 64 टाइप के कोडॉन होते हैं। मतलब 64 जेनेटिक कोड हैं जो 20 टाइप के अमीनो एसिड को डिटरमिन करते हैं। क्लियर? 64 टाइप के जेनेटिक कोड केवल 20 अमीनो एसिड को डिटरमिन करते हैं। इसका मतलब एक अमीनो एसिड को डिटरमिन करने के लिए एक से ज्यादा कोडॉन भी होंगे ना भाई, 64 और अमीनो एसिड कितने? 20।
तो 20 अमीनो एसिड को जब 64 जेनेटिक कोड डिटरमिन कर रहे हैं, तो इसके मतलब किसी एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन होते हैं। ठीक, तो ये आपके जेनेटिक कोड किससे बने हैं? बेस पेयर से। अब बेस पेयर आपको मालूम है एमआरएनए में 4 है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, अगर हम एक एक को कहें कि एक बेस पेयर एक अमीनो एसिड को डिटरमिन करे तो पॉसिबल नहीं है। तो 4 बेस पेयर है तो 4 ही अमीनो एसिड डिटरमिन होंगे ना। 2 का मान लें 2 टू दी पावर n, अगर हम के दो बेस पेयर मिलके एक अमीनो एसिड को डिटरमिन कर रहे हैं तो भी नहीं होगा, 8 ही होंगे। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने देखा 3 बेस पेयर मिलके एक अमीनो एसिड को डिटरमिन करते हैं। तो इस तरीके से 3 बेस पेयर मिलके एक कोडॉन बना रहे हैं। तो अगर हम चार्ट बनाएंगे तो 64 कोडॉन बनते हैं 20 अमीनो एसिड को डिटरमिन करने के लिए। अगर आप लोग बुक खोल लें और बुक में आपके जेनेटिक कोड को देखिए, तो देखिए आपके ऐसा सा चार्ट बना है जिसमें आपके AUGC और इस तरीके से हर कॉलम में AUGC ऐसे बना हुआ है। देखा आप लोग को? तो अपन जब जेनेटिक कोड बनाते हैं तो देखिए A एक जेनेटिक कोड बना, फिर AAU, इसी में 4 बनेंगे, AAU, फिर AAG, फिर AAC। ठीक, इधर 4 बन गए। फिर इधर से AUA, AUU, AUG, AUC। तो इस तरीके से आपके जेनेटिक कोड बनते हैं जो टोटल हो जाएंगे 64। क्लियर? तो आपको बनाना नहीं सीखना है, ये हमने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से जेनेटिक कोड बनते हैं 1 2 3 4, हर कॉलम में 4 होंगे। तो इस तरीके से टोटल 16 कॉलम और हर कॉलम में 4 हैं, तो टोटल 64 जेनेटिक कोड बनेंगे। क्लियर? दिख गया आप लोग को बुक में? अब देखिए इस जेनेटिक कोड के हम आपको कैरेक्टर्स बताएं। क्या कैरेक्टर्स होते हैं? सबसे पहले ये जेनेटिक कोड ट्रिपलेट कोडॉन है। ट्रिपलेट कोडॉन का मतलब 3 बेस पेयर से मिलके एक जेनेटिक कोड बना है, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। और एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को डिटरमिन करता है। एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को डिटरमिन करता है। वैसे हम आपको बता दें ये ट्रिपलेट कोडॉन जो 3 बेस पेयर से मिलके बने हैं, और फिर हम आपको चीज और बता दें, टोटल तो 64 कोडॉन बने, लेकिन इसमें 3 कोडॉन जो हैं वो किसी भी अमीनो एसिड को डिटरमिन नहीं करते। 64 में से 3 कोडॉन ऐसे हैं जिन्हें हम नॉनसेंस कोडॉन कहेंगे। क्या बोलेंगे? नॉनसेंस कोडॉन, जो किसी भी अमीनो एसिड को डिटरमिन नहीं करते। तो जो फंक्शनल कोडॉन है वो कितने बचे? 61। तो जो 20 अमीनो एसिड को डिटरमिन जो कर रहे हैं वो कितने कोडॉन हो गए? 61। क्लियर? क्योंकि 3 कोडॉन ऐसे हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को डिटरमिन नहीं करते, उन्हें हम नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। तो 64 में से 3 माइनस कर देंगे तो 61 आपके कोडॉन बचे जो फंक्शनल कोडॉन है, और यही आपके 20 टाइप के अमीनो एसिड को डिटरमिन करते हैं। क्लियर? सेकंड कैरेक्टर आ जाइए। कोडॉन्स आर अनएम्बिजियस और स्पेसिफिक होते हैं आपके। कोडॉन आर अनएम्बिजियस एंड स्पेसिफिक होते हैं। मतलब एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को डिटरमिन करता है, इसे कहते हैं कोडॉन आर अनएम्बिजियस और स्पेसिफिक। एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को डिटरमिन करता है,
लेकिन एक्सेप्शन है, AUG एक कोडॉन है जो 2 अमीनो एसिड को डिटरमिन करता है, एक मिथियोनाइन और दूसरा वेलिन। वैसे तो एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को डिटरमिन करता है, जिसे कहते हैं कोडोन आर अनएम्बिगियस एंड स्पेसिफिक, पर एक्सेप्शन है कि एक कोडॉन है AUG जो मिथियोनाइन और वेलिन 2 अमीनो एसिड को डिटरमिन करता है। ठीक? मैम यस, मैम ये आप रिपीट कर दीजिए। पहला हमने बताया कोडॉन आपके ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं, तीन वो तो तीन पता है मैम। हाँ, सेकंड वाला देखिए, कोडॉन आर अनएम्बिगियस एंड स्पेसिफिक, मतलब एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को डिटरमिन करता है। क्लियर? ये से कहते हैं कोडॉन आर अनएम्बिगियस एंड स्पेसिफिक, पर्टिकुलर कोडॉन पर्टिकुलर अमीनो एसिड को डिटरमिन करेगा। पर एक्सेप्शन भी है, एक है कोडॉन AUG जो 2 अमीनो एसिड को डिटरमिन कर रहा है, मिथियोनाइन और वेलिन, ये 2 अमीनो एसिड को डिटरमिन कर रहा है। क्लियर? फिर आता है कोडॉन और कॉमालेस, तीसरा है आपके कोडॉन आर। मैम ये दो जिनको डिटरमिन कर रहा है मैम, उनका नाम क्या बताया था आपने? मिथियोनाइन एंड वेलिन। ठीक है, तीसरा कह रहा है कोडॉन और कॉमालेस। देखिए जब हम कोडॉन लिखते हैं ना बेस पेयर, तो इसमें ना तो कोई कॉमा आता है, ना कोई आपके डैश आता है, ना कोई पंक्चुएशन होती है, सीधे ऐसे लिख दिए जाते हैं कैपिटल लेटर में, जैसे AUG CCA, तो इनके बीच ना कोई गैप, ना कोई कॉमा, ना कोई डैश, तो ये कॉमा लेस होते हैं। क्लियर? फिर चौथा है कोडॉन आर यूनिवर्सल। देखिए कोडॉन आपके यूनिवर्सल हैं, जो कोडॉन हमारे अंदर जिस अमीनो एसिड को डिटरमिन कर रहा है, वो सभी ऑर्गेनिज्म में वही कोडॉन उसी अमीनो एसिड को डिटरमिन करेगा। कोडॉन आर यूनिवर्सल, तो कोडॉन आपके यूनिवर्सल होते हैं। अगर बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक की सेल में, जैसे UUU जो कोडॉन है वो एलेनिन अमीनो एसिड को डिटरमिन कर रहा है, तो बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक की सेल में सभी में UUA एलेनिन अमीनो एसिड को ही डिटरमिन करेगा। इसे कहते हैं कोडॉन्स आर यूनिवर्सल। क्लियर? अब देखिए इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन। इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडॉन, जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है तो उसमें सबसे पहले एक इनिशिएशन कोडॉन और लास्ट में एक टर्मिनेशन कोडॉन होता है। mRNA पे जो कोड वर्ड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन आती है ना, अमीनो एसिड जुड़ेंगे, तो सबसे पहला आपके इनिशिएशन कोडॉन होगा जो सबसे पहले वाली अमीनो एसिड को लाएगा, और सबसे लास्ट में टर्मिनेशन कोडॉन होता है। ठीक है, तो टर्मिनेशन कोडॉन जिसे हम नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं, जो कोई भी अमीनो एसिड को डिटरमिन नहीं करता। मैंने आपको बताया, तो हर पॉलीपेप्टाइड चेन में लास्ट में एक टर्मिनेशन कोडॉन होता है। तो जनरली इनिशिएशन कोडॉन में आपके AUG और GUG ये दोनों कोडॉन इनिशिएशन कोडॉन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो, तो ये दोनों इनिशिएशन कोडॉन का काम करते हैं। क्लियर? और सबसे लास्ट में जो जुड़ेगा वो आपके टर्मिनेशन कोडॉन है, तो टर्मिनेशन कोडॉन के फॉर्म में आपके टर्मिनेशन कोडॉन के फॉर्म में कौन कौन होता है आपके UAA, जिसे हम ओखर कहते हैं,
फिर UGA जिसे हम अंबर कहते हैं, और तीसरा है UAG जिसे हम इसे ओपर कहते हैं, इसे अंबर नहीं, इसे ओपर कहते हैं। ये ओखर, ये ओपर और ये अंबर। तो ये आपके 3 टर्मिनेशन कोडॉन हैं जो पॉलीपेप्टाइड चेन के लास्ट में जुड़ते हैं, जो आपके किसी भी अमीनो एसिड को डिटरमिन नहीं करते। इन्हें हम नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। तो इनमें से कोई भी एक टर्मिनेशन कोडॉन के फॉर्म में काम करता है। क्लियर? ये हुआ आपके कोडॉन के कैरेक्टर। एक कैरेक्टर और डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन भी है। एक कौन सा है? 6 वाला, डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन। डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन, कुछ अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन के द्वारा